नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिद अनवर, जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तमाम सवालात हैं, कई ऐसे सवालात हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। अभी जितनी भी महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वर्तमान में इनकी अभी सरकार है बिहार में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पहले तो हमें अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जान सकें कि आपकी शुरुआती जीवन कैसी रही। नहीं, कि पॉलिटिकल ज़िंदगी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैंने 2018 में पॉलिटिकल ज़िंदगी शुरू की और नीतीश कुमार जी की क़यादत में हमने फ़ैसला किया कि सियासत करें, चूँकि साफ़ सुथरे ईमानदार लीडर हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उससे पहले मैं जर्नलिस्ट था और हमारा समाज अखबार का एडिटर था और दिल्ली में मैंने जर्नलिज्म किया। जामिया से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। तो ये है। और पिछला 3 बरस का सफ़र जो नीतीश कुमार के साथ है बहुत अच्छा है। बहुत समाज के लिए काम हुआ है और आगे भी काम करने का इरादा है। हाँ सर, हमने जो भी आपके बारे में निकाला जानकारी, उसके आधार पर हमें यही मिला कि नीतीश कुमार के आप बहुत ही चहीते रहे हैं और इवन जर्नलिज़्म कर चुके हैं और भी कई सी चीज़ें हैं। सर, एक राजनीति जीवन से पहले किस तरह का जीवन रहा, जैसे शिक्षा परिवेश हो गया, कैसे परिवेश में पालन पोषण हुआ, ये तमाम चीज़ें। देखिए, मेरे वालिद साहब एक टीचर हैं, रिटायर हो गए हैं, और मेरे दादा एक बिज़नेसमैन थे। तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और मेरी तालीम बिहार में ही हुई, स्कूल में हुई, मदरसे में हुई, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई। तो कोई इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन शुरू से घर भी, ख़ानदान भी, घर के लोग भी समाजी खिदमत में लगे हुए थे। तो एक जज्बा था काम करने का, इसलिए मैंने जर्नलिज़्म का रास्ता इख्तियार किया और जर्नलिज्म के बाद पॉलिटिक्स में आ गए। अब आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं नीतीश कुमार। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बड़ा थॉट्स आपके जीवन में रहता है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा, आप भी अगर आप पढ़िएगा, तो उस शख्स ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और अपनी पर्सनल लाइफ कोई मौलाना आज़ाद की नहीं थी। वो चाहते तो बहुत रॉयल लाइफ ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सख्त रास्ते को चुना, ऐसे रास्ते को जिसमें जिद्दोजहद थी, जिसमें मेहनत थी, जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम था। ऐसे रास्ते को चुन करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देश को आज़ाद कराया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया और एक सोच जो बुनियाद परस्ती की सोच थी, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, चाहे हिंदू महासभा कर रहा हो या मुस्लिम लीग कर रहा हो, दोनों सोच को मुस्तरद करके हिंदुस्तानी तहज़ीब को आगे बढ़ाना, इस्लामी तहज़ीब के लिए लड़ाई लड़ना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मौलाना आज़ाद की इस फ़िक्र से हिंदुस्तान के लोग बहुत मुतासिर हुए। उसमें मेरे घराने के लोग भी मौलाना आज़ाद के बहुत ज़्यादा मुतक़िद थे। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उससे पहले हमारे इलाके में इलेक्शन हुआ, तो हमारे यहाँ के लोगों ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। और हमारे यहाँ के लोग ढाका, मोतिहारी, बेतिया, इस तरफ के लोग चाहते थे कि भाई हम कंपोजिट कल्चर में रहें, मुश्तरका तहज़ीब में रहें, हम मुल्क की तकसीम ना हो, हिंदू मुसलमान की तकसीम ना हो। लेकिन ये तकसीम हुई। मौलाना आज़ाद मेरे आइडियल हैं, दीनी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी, हर एतबार से मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। और मैं बहुत सारी खूबियाँ मौलाना आज़ाद की नीतीश कुमार में देखता हूँ। इन्होंने भी अपने परिवार, अपनी फैमिली को पीछे करके बिहार को आगे किया, बिहार के लोगों को आगे किया। सर, अब हम थोड़ा राजनीतिक सवालों पर आते हैं। सर, कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुँचे और वहाँ उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि वो आंख दिखाने के लिए, उनमें आँखों की थोड़ी समस्या है, इनको लेकर के दिल्ली गए थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है और कुछ दलों का भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि वो इसलिए गए हैं वहाँ कि कुछ जो संसद है जेडीयू के, उनका मंत्रालय में नाम देने के लिए, सूची देने के लिए वहाँ गए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार एक सच्चे और ईमानदार लीडर। अगर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने इलाज के लिए आया हूँ, तो आंख बंद करके मान लेना चाहिए इस बात को कि वो इलाज कराने गए हैं।
जहाँ तक ये बात है कि फ़लाँ पार्टी ने ये कहा, फ़लाँ पार्टी ये कहा, ये सब पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। कम से कम जब इंसान बीमार हो, अपने इलाज की बात कर रहा हो, तो उस पर तो भरोसा कर लीजिए। अगर हर चीज़ में आप राजनीति ढूंढते हैं, सियासत ढूंढते हैं, तो ये मुस्तकबिल की सियासत के लिए ख़तरनाक है। सर तो यहाँ भी हमारे बिहार में भी ऐसे अस्पताल हैं, एम्स है तमाम, तो यहाँ भी दिखा सकते थे। दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, वो भी माननीय नीतीश कुमार जी को? देखिए, नीतीश कुमार शुरू से अपना इलाज एम्स में कराते रहे। पिछले साल भी आपको पता होगा कि अपना पूरा रूटीन चेकअप उन्होंने कराया था। और है जिसको जहाँ इत्मीनान है, जो पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं जहाँ हैं वहाँ जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसमें इफ़ बट ये वो दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ठीक है, राजनीति कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन अगर मैं बीमार हो गया हूँ, आप कहिए कि डॉक्टर को इसलिए बुलाया है कि कोई पद लेना है, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये मैंने अच्छी रिवायत नहीं है, गलत परंपरा है कि बीमारी को भी सियासत से जोड़ दिया जाए, तो ये सही नहीं। मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। सर अभी सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही है चिराग जी को लेकर के और पारस जी को लेकर के, इस पर भी उनसे सवाल किया गया, और हम भी आपसे एक सवाल करते हैं कि सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चिराग पासवान या पशुपति पारस जी दोनों एलजेपी के लीडर रहे हैं। चिराग पासवान जी की गलती यह है कि उनको विरासत में ये ओहदा मिला है, और विरासत में अगर कंपनी मिले तो बेटा चला लेता है, विरासत में अगर कोई जायदाद मिले तो बेटा जोत करके खेती करा लेता है, लेकिन विरासत में अगर सियासत मिले तो उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। ये कॉरपोरेट नहीं है, ये कंपनी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव बन करके, सीईओ बन करके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन करके चाहे कि कंपनी चला ले, डिक्टेट कर दें। ऐसा सियासत में नहीं होता है। चिराग पासवान जी से गलती ये हुई कि उन्होंने अपनी पार्टी को एक कंपनी समझ लिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया, और ये डिक्टेट करते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब आप बताइए कि विधानसभा इलेक्शन में जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया कि हमको नीतीश कुमार को हराना है, कभी आपने नहीं सुना होगा कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ती है, हमेशा जीतने के लिए लड़ती है, लेकिन वो हराने के लिए लड़ रहे थे। तो पूरी पार्टी के लोग खिलाफ थे, इसके बावजूद उन्होंने ये डिसीज़न लिया। तो इस तरह का रवैया पॉलिटिक्स में चलता नहीं। पॉलिटिक्स पूरी तरह से एक पॉजिटिव गेम का नाम है, कंपनी नहीं है। और पॉलिटिक्स में जो आपके साथी होते, कुलीग होते, मुलाजिम नहीं होते हैं कि आपकी हर बात माने। यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, हर आदमी की बात सुनी जाती है, हर आदमी की बात पे कान रखा जाता है। चिराग पासवान जी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, और सुना है कि कोई एक दो पांडे वांडे जी थे, उनके चक्कर में पड़ करके पार्टी को बर्बाद कर लिया उन्होंने। मान लीजिए सर, एक आपसे एक प्रश्न किया जाए कि आप किन के साथ हैं, चिराग जी के साथ या पशु पारस जी के साथ, तो क्या? देखिए, मेरे लीडर नीतीश कुमार हैं, और मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ व्यक्तिगत तौर पे माना। और जहाँ तक चिराग पासवान जी हैं, पशुपति पारस जी हैं, या रामविलास पासवान जी थे, या लालू यादव हैं, या तेजस्वी यादव हैं, कोई भी लीडर हैं, डेमोक्रेसी में लीडर्स का रिस्पेक्ट किया जाता है, और मैं सारे लीडर्स का रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं समाज के लिए। पशुपति पारस जी भी मेहनत करते हैं, चिराग पासवान जी बेवकूफ़ी में जो मेहनत कर सकते हैं करते हैं, कर रहे हैं। अब उनकी मेहनत गलत है, उनका तो डायरेक्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी ने टूट फूट की रणनीति अपना करके हमारे पार्टी का, यही गलत है, यही गलत है। देखिए, आप एक बात समझिए, जब आप मैदान में आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको ठोकरे नहीं लगेंगे। आप कैसे बचेंगे इसका काम आपको करना है। आप अगर ठोकर लग के गिर जाते हैं, आप कहते हैं फला की वजह से लगे, तो आप तो बेवकूफ़ आदमी हैं। आप खुद क्यों नहीं संभल के चल रहे थे? भाई, चिराग पासवान जी को इतनी बड़ी पार्टी मिली, रामविलास पासवान जैसे लीडर की विरासत मिली, उसको आप संभाल नहीं पाए, तो आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। आपको ये जब तक वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो ठोकरे खाते रहेंगे। चिराग पासवान जी को मान लेना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पशुपति पारस जी से, और बिहार के 12 करोड़ लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने विधानसभा की सियासत में किया था। माफ़ी मांग करके अपनी गलती माने, तस्लीम करें, और आए सियासत करें। अब हम आते हैं सर, जो जनहित में जो समस्याएं जो अभी जूझ रही हैं लोग, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि कीमतों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब देख रहे होंगे हर चीज़ की कीमत, पेट्रोल अप्रोक्स 100 पार कर चुका है, तेल 270 रुपये kg हो गया है। तो इन सभी समस्याओं से कैसे लोग निपटे, क्योंकि आपकी सरकार है वर्तमान में? देखिए, बिहार की सरकार का इस पर कोई रोल नहीं। आपको ये सुन के हैरत होगी
कि राजस्थान गवर्नमेंट पेट्रोल पे केंद्र जितना में भी तो आप ही की सरकार है ना सर। केंद्र में हम एनडीए की सरकार है, मेरी सरकार नहीं है। और गठबंधन तो प्रधानमंत्री सेम है ना सर। गठबंधन एनडीए की सरकार है, हमारा तो कोई मंत्री भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार चल रही है। क्यों कीमतों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये तो दुख की बात है, होना चाहिए। और आसमान छूती महंगाई जो है वो क्यों जा रही है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे लीडर्स हैं, उनको इस पे तज्जिया करना चाहिए कि पब्लिक के साथ ये ज़्यादती ठीक नहीं है। भाई महंगाई का असर गरीबों तक पहुंचता है, हर आदमी तक पहुंचता है, तो इस पे गौर करना चाहिए। मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि महंगाई ज़्यादा हो, और जो महंगाई हो रही है उससे मैं खुद आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। जब से आप अपने क्षेत्र में मनोनीत हुए हैं, अपने क्षेत्र से सर आप, तब से अभी तक क्या कार्य किया गया है आपके क्षेत्र में? इवन कोरोना काल के दौरान आपने क्या क्या कार्य किया है अपने क्षेत्र में? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मुझे किसी क्षेत्र से मनोनीत नहीं किया गया। और मैं ये खुशकिस्मती है मेरी कि मैं पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है। और कोशिश ये होती है कि बिहार में जहाँ भी कोई समस्या हो, जिस ज़िले में भी समस्या हो, उन मसाइल को हल किया जाए। कोरोना काल में जहाँ भी जिस तरह की भी परेशानी हुई, बिहार के रहने वालों को अगर मुंबई में परेशानी हुई, दिल्ली में परेशानी हुई, हैदराबाद में परेशानी हुई, जहाँ भी परेशानी हुई वहाँ हल करने की कोशिश की गई। और सेकेंड वेव में जहाँ जहाँ, चाहे मोतिहारी ज़िला हो, चाहे सीतामढ़ी ज़िला हो, चाहे शिवहर हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, सहरसा हो, सभी जगह, गोपालगंज, सिवान, हर जगह के लोगों ने जो परेशानी बताया, कहीं मरीज़ की परेशानी थी, कहीं ऑक्सीजन, जहाँ तक हो सका हम लोगों ने हल करने की कोशिश की, हमारी सरकार ने हल करने की कोशिश की। सर अभी के दौर से नहीं, मतलब काफ़ी लंबे समय से ये परिस्थिति चलती आ रही है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ही पीछे हैं शिक्षा व्यवस्था में। तो इस पर क्या कार्य किया जा रहा है आपको? देखिए, नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा काम ये किया कि बिहार के शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया। और जो टीचर्स पहले नहीं थे, उन टीचर्स की बहाली हुई, बड़े पैमाने पर टीचर्स बहाल हुए, स्कूलों में लोगों को लगाया गया, स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, साइकिल फ्री, खाना फ्री, हर चीज़ फ्री दे करके कोशिश की गई कि किताबें फ्री दी गई, सब कुछ दिया गया। कोशिश ये की गई कि बच्चे आएँ, पढ़ें। और देखिए, शिक्षा जो तालीम का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम सरकार बेहतर नहीं कर सकती, सरकार सारी सुविधाएं दे सकती है। और टीचर्स कैसे हैं, गार्जियन कैसे हैं, गांव की जो कमेटी बनती है वो कमेटी कैसी है, हर स्कूल की एक कमेटी होती है जो लोकल होती है, तो उन लोगों को का किरदार बहुत ज़्यादा होता है कि और बेहतर किया जाए। अभी बेहतर तो है ही, और बेहतर करने के लिए उन लोगों का किरदार बहुत अहम होता है। और बिहार में मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है, बहुत शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई।